अध्याय 10। स्याही तेज है, छाया फीकी है। गपशप करने वाले अभी भी निन्ह वार्ड में टिड्डे के पेड़ के नीचे इकट्ठे थे, उत्साह से बातें कर रहे थे। ओह माए, बूढ़े ट्रोंग के दूसरे बेटे को कल दोआन थुई डुओंग ने भगा दिया था, क्या तुम लोग जानते हो? अगर तुम उसे भगाना चाहते हो तो भगा दो। अब उसे अचानक एक खूबसूरत दुल्हन मिल गई है। यह सारी जिंदगी वहां काम करने से तो बेहतर है। अरे अरे, ऐसा मत कहो। मुझे लगता है कि वह छोटी लड़की थोड़ी असामान्य है। कल रात आधी रात को मैंने उनके यार्ड से एक लड़की के रोने की धीमी आवाज भी सुनी। कितना दयनीय! क्या उसे ट्रोंग हांग आने ने पीटा था? ऐसा क्यों? मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वह उस तरह का व्यक्ति होगा। लोगों को गपशप करते हुए सुनकर त्रुओंग हंगान केवल असहायता से उन्हें शर्मिंदगी से देख सकता था, हकलाते हुए समझाते हुए, वास्तव में जिस व्यक्ति के बारे में वे बात कर रहे थे वह एडिच है। वह मेरी दूर की रिश्तेदार नहीं है। मैंने देखा कि उसके माता पिता नहीं थे। वह पहाड़ पर गिर गई थी और बहुत दयनीय थी, इसलिए मैंने उसे बचाया और उसे यहाँ ले आया। हम बहुत करीब हैं। कुछ महीनों में हम करेंगे। उसका लाल चेहरा देखकर सभी तुरंत समझ गए। झो जिकिन ने अभी अभी उसके साथ चिढ़ाने का खेल खेला था और स्वाभाविक रूप से उसे भाई मानता था। उसने तुरंत अपनी आवाज उठाई, ठीक है, जब तुम्हारी शादी होगी तो हम जश्न मनाने के लिए आएंगे और शराब पिएंगे। अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि मेरे पास अभी घर पर पैसे नहीं हैं। सज्जनों, कृपया इस ओर आइए। ट्रुओंग हैंग एना इतनी शर्मिंदा थी कि वह बस छिपने के लिए एक छेद ढूंढना चाहती थी और जल्दी से हुआंग तुहा और उसके समूह को अपने घर वापस ले गई। ट्रुओंग का घर बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें एक बड़ा आंगन था और घर साफ सुथरा था। आंगन के बाहर गुड़हल की एक बाड़ थी, बाईं ओर एक अनार का पेड़ था, दाईं ओर एक अंगूर की जाली थी और जाली के नीचे पत्थर की मेज और कुर्सियों का एक सेट था। घर के बगल में एक तालाब खोदा गया, नहर से पानी लाया गया और 3 या 4 लाल कार्प उगाए गए। तालाब के किनारे पर चीनी क्लेमाटिस का एक समूह और आइरिस के कुछ समूह लगाए गए, जिससे एक सुंदर और ताज़ा दृश्य बना। एक छोटी लड़की तालाब के किनारे बैठी थी और कुछ नए चुने हुए सफेद गुड़हल के फूलों को धो रही थी। लोगों के प्रवेश की आवाज सुनकर वह खड़ी हो गई और पीछे मुड़ी। वह तुरंत चौंक गई और अपने सामने लोगों के समूह को भयभीत होकर देखने लगी। जब उसने झांग हैंगिंग को देखा, तभी उसने राहत की सांस ली और अजीब तरह से कहा, दूसरा भाई झांग। आह दी आज सुबह जब आप चली गईं, तो आपने कहा था कि आप मेरे लिए प्राचीन केक बनाएंगी। फिर वे हैं। वे झांग इर्जी के दोस्त हैं। मैंने सुना है कि युवती स्वादिष्ट केक बनाती है, इसलिए मैं उन्हें आजमाने आया हूँ। राजा झाओ मुस्कुराए और जल्दी से बोलना जारी रखा, झांग हैंगिंग के शब्दों को रोकते हुए। एदी नाम की युवा लड़की बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे उसके हाथ में पानीदार हिबिस्कस हो। हालांकि वह कोई मशहूर फूल नहीं थी, लेकिन उसने एक सुंदर और युवा आभा बिखेरी जिसने लोगों के दिलों को छू लिया। वह अजनबियों से बहुत डरती हुई लग रही थी। उसने सभी को केवल थोड़ा सा सिर हिलाया, फिर अपने हाथों में कुछ नए धुले हुए गुड़हल के फूल लेने के लिए नीचे झुकी, मुड़ी और सीधे घर में चली गई। ट्रुओंग हैंग आने ने जल्दी से सभी को घर में बैठने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन राजा चिएओ ने मना करने के लिए अपना हाथ हिलाया, किसी को अंगूर की जाली के ठीक नीचे शराब रखने का आदेश दिया और एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया और राजा नगाक से कहा, यह घर वास्तव में सुंदर है, यहाँ तक कि थाटका के चाय के कमरे से भी अधिक दिलचस्प है।
राजा नगाक-ली नुआन ने असहाय होकर हंसते हुए चूतू तान और हुआंगतू हा दोनों को बैठने का संकेत दिया। त्रोंग हंग आना घर से 1 मीटर व्यास वाला एक प्राचीन केक लाया और उसे मेज पर रख दिया। सुनहरे भूरे रंग का कुरकुरा सुगंधित बेक्ड केक देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। सभी ने जल्दी से एक एक टुकड़ा चखकर खाया। बकरी के मांस की महक कुरकुरे क्रस्ट के साथ मिल गई। यह इतना स्वादिष्ट था, इसने लोगों को स्वर्ग में चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। यह वास्तव में पृथ्वी पर एक स्वादिष्ट व्यंजन नहीं था। पूरा समूह अभी अभी गुलदाउदी बजाना समाप्त कर चुका था और भूख से मर रहा था, इसलिए केक का स्वाद और भी स्वादिष्ट था। राजा झाओ ने उसका लगभग आधा हिस्सा पकड़ा, उसे अपने हाथ में लिया और खा लिया। खाते समय पूछा, झांग हैंग आन्हा, क्या यह केक अभी युवती ने बनाया था? ट्रोंग हंग आन्हा ने सिर हिलाया और कहा। एडिच ने कहा कि वह और अधिक गुड़हल का सूप पका रही है। आप लोग धीरे धीरे खाओ, मैं उसकी मदद करने जाऊंगी। इतना कहकर वह अंदर भाग गया। हुआंगतुहा ने केक का एक टुकड़ा लिया, धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला और अंदर झांका। उसने देखा कि मिस एडी चूल्हे के पास अंडे फोड़ रही थी। ट्रोंग हैंग आना आग के पास बैठा था। चूल्हे में आग जल रही थी। अचानक राख का एक टुकड़ा उड़कर ट्रोंग हैंग आने के चेहरे पर चिपक गया। एडी ने उसे धीरे से पुकारा और उसके गाल की ओर इशारा किया। ट्रोंग हंग आने ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर कुछ बार हाथ फेरा। राख के एक टुकड़े से उसने एक लंबी लकीर खींची। यह देखकर एडी केवल अपना सिर हिला सकता था। निराशा में चला गया, नीचे झुका और अपनी आस्तीन से उसके लिए राख की लकीर पोंछी। ट्रोंग हंग आने ने अपना सिर उठाया और मासूमियत से उसकी ओर मुस्कुराया। टिमटिमाती आग की रोशनी में उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उस दृश्य में हुआंगतुहा भी अनजाने में मुस्कुराया। उस वसंत को याद करते हुए एक व्यक्ति भी था जो उसके लिए खिले हुए फूल को चुनने के लिए चट्टान पर चढ़ा था। उसका गाल भी धूल से सना हुआ था। उस समय उसने भी अपनी आस्तीन का उपयोग करके उसके लिए उसे पोंछा। फिर वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। शायद इस आसमान के नीचे सभी महिलाएं ऐसी ही होती हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान अभी तक फीकी नहीं पड़ी थी, लेकिन उसका दिल पहले से ही दुख रहा था। दर्द ऐसा था जैसे कोई कुंद चाकू मांस को काट रहा हो। उसे दीवार को पकड़ने, धीरे धीरे बैठने, अपने घुटनों को गले लगाने, सांस लेने की कोशिश करने, शांत रहने की कोशिश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस व्यक्ति ने पहले ही उसके साथ सभी संबंध तोड़ लिए थे। जहां तक उसका सवाल है, उसकी वजह से वह अपने पूरे परिवार की हत्यारी बन गई, जिसकी पूरे देश में तलाश थी। अगर वह उससे प्यार नहीं करती, तो शायद उसके माता पिता, उसका भाई, उसकी दादी और उसके चाचा अभी भी थुक में खुशी से रह रहे होते। वे भयानक, दुःस्वप्न जैसी चीजें नहीं होतीं। चोंगो, चोंगो। अचानक उसे चूतू टैन की आवाज कानों में गूंजती हुई सुनाई दी। उसने अपना सिर उठाया और उसके चिंतित और तनावग्रस्त चेहरे को देखा। क्या हुआ, सुंग को? मैं। उसने धीरे धीरे अपना संयम वापस पाया। चूतू तान को घूरती रही और काफी देर के बाद वह एक वाक्य बनाने में कामयाब रही। शायद मैं अभी बैडमिंटन खेलने से बहुत थक गई थी। ओह माय, हिजड़ा कितना प्रतिस्पर्धी है। सौभाग्य से राजकुमार क्वे उसकी जगह लेने के लिए यहाँ है, अन्यथा वह बेहोश हो जाता। चूतू टैन ने उसे एक पत्थर की बेंच पर बैठाते हुए कहा, यहाँ आओ, थोड़ा सूप पियो। ताजा हिबिस्कस सूप मीठा और खाने में आसान होता है। हिजड़े इसे जरूर पसंद करेंगे। हुआंगतुहा ने उसके हाथ से सूप का कटोरा लिया, एक घूंट लिया और स्वीकृति में सिर हिलाया। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। राजा ने भी प्रशंसा की। स्वाद अभी भी बहुत ताज़ा है।
उन सूपों से भी बेहतर है जिन्हें पूरे दिन चूल्हे पर गर्म किया जाता है। बस वे हमारे और परोसने का इंतजार कर रहे होते हैं। राजा झाओ ने झांग हांगिंग से पूछा, उस लड़की का नाम एडिच है ना? तुम उससे पूछो कि क्या वह मेरी हवेली में काम करना चाहती है। जब भी मैं गुलदाउदी के साथ खेलने जाता हूँ तो वह घर पर रहती है और मेरे खाने के लिए प्राचीन केक बनाती है। राजकुमार हा ने सूप का कटोरा थाम लिया, अवाक। पता चला कि राजा चियू का स्वभाव दूसरों का फायदा उठाने का था। जब भी उसकी नजर उस पर पड़ती, वह तुरंत कुछ न कुछ घर ले जाना चाहता था। अपने समय को शामिल करते हुए होआंग तुहा ने उसे पहले ही 3 बार लोगों को लूटने की कोशिश करते हुए देखा था। लेकिन त्रुओंग हंग आन्हे ने केवल इतना ही कहा, कृपया मुझे माफ करें। पिछले महीने जब मैं पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था, तब एडिच को मैंने ही उठाया था। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अज्ञात है और वह हर दिन घर से बाहर नहीं निकलती। मुझे नहीं लगता कि वह राजकुमार की सेवा कर सकती है। चूतू तान ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम सचमुच इसे उठा सकते हो? यह सही है। वह उस समय सड़क पर बेहोश हो गई थी। मैं जड़ी बूटियां चुनने गया था और उसे देखा, इसलिए मैं उसे घर ले आया। चूतू तान ईर्ष्यालु था। मैंने किसी को सड़क पर उठाया था और वह एक सुंदर और प्यारी लड़की थी और उसका खाना इतना अच्छा था। क्या सौदा था? होआंग तुहा ने सोच विचार कर पूछा, मिस एडिच, उनकी पृष्ठभूमि क्या है? उनका घर कहाँ है? वे पहाड़ी सड़क पर बेहोश क्यों हो गईं? ट्रोंग हंग आन्हा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जवाब दिया, उसने नहीं बताया, इसलिए मैंने नहीं पूछा। होआंग तुहा ने देखा कि त्रुओंग हांग आन्हा की नजरें उससे बच रही थी, मानो वह कुछ छिपा रही हो। लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो वह तो बस एक बाहरी व्यक्ति थी। अब वे दोनों इतने करीब थे, उसे उन चीजों के बारे में पूछने और उनकी चिंताओं और परेशानियों को बढ़ाने की क्या जरूरत थी? चूतू तान को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से कहा, यह सही है दूसरे भाई ट्रोंग, इस महीने के अंत में मेरे पिता एक पूंछ जलाने वाली पार्टी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें सम्राट को भी आमंत्रित किया गया है। उस समय मुझे उनसे प्राचीन केक बनाने के लिए कहना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं खाना खत्म होते ही तुरंत आ जाऊंगा। इस मौसम में मैं गारंटी देता हूँ कि यह गर्मागर्म परोसा जाएगा। सभी लोग एडी की शिल्पकला की प्रशंसा कर रहे थे। तभी उन्होंने अचानक देखा कि राजा नगाक लीनुआन घर में घबराए हुए भाव से घूर रहे थे। उनकी निगाहों का अनुसरण करते हुए होआंग तुहा ने पाया कि वे वेदी पर लटकी एक पेंटिंग को देख रहे थे। लिविंग रूम में मूल रूप से खुशी, समृद्धि, दीर्घायु और आनंद की एक पेंटिंग थी, लेकिन इसके ऊपर 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी एक और पेंटिंग लटकी हुई थी। पेंटिंग का मटेरियल बहुत बढ़िया था। यह सफेद रेशम पर शू के पीले भांग के कागज से बना था, लेकिन ऊपर सिर्फ कुछ काली स्याही की लकीरें थीं। कोई रेखाएं नहीं, कोई आकृतियां नहीं, पेंटिंग की तरह नहीं, बल्कि स्याही के पत्थर के गिरने से स्याही के दाग की तरह। उस पेंटिंग को देखते हुए राजा नगाक लीनुआन का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। क्या हुआ, 7वें भाई? राजा चियू ने पूछा। राजा सोंगगाक ने सवाल को नजरअंदाज किया, कांपते हुए पेंटिंग की ओर इशारा किया। उनके लहजे में उनकी झिझक नहीं छुपी थी। पेंटिंग? वह पेंटिंग क्या है? त्रुओंग हंग आन्ह ने पीछे मुड़कर जवाब दिया, यह मेरे पिता ही थे, जिन्होंने अतीत में शाही आदेश का पालन किया था और दिवंगत सम्राट की नब्ज जांचने के लिए महल में प्रवेश किया था। उन्हें शाही अनुमति दी गई थी। राजा झाओ ने हंसते हुए कहा, दिवंगत सम्राट ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी। वह इस तरह का चित्र कैसे बना सकते थे? यह सही है, और इस पेंटिंग पर खरोंच के निशान हैं।
मैंने एक बार चुपके से सोचा था कि यह शायद दिवंगत सम्राट की कलम को पोंछने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कागज का एक टुकड़ा है। मेरे पिता ने इसे उठाया और इसे एक खजाना माना। अन्यथा इन आड़ी तिरछी रेखाओं का क्या मतलब होगा? त्रुओंग हंग आन्हे ने जल्दी से कहा, मेरे पिता इस पेंटिंग को अपना जीवन मानते हैं, है न? आज यह जानते हुए कि ताकिम गोवे द्वारा मेरी परीक्षा ली जा रही है, उन्होंने पेंटिंग को टांग दिया, मुझसे धूपबत्ती जलाने और स्वर्ग में पवित्र सम्राट से प्रार्थना करने को कहा कि वे मुझे पास होने का आशीर्वाद दें। यह कहकर वह पलटा, अंदर गया, पेंटिंग उतारी और उसे बक्से में रखकर रख देने की तैयारी की। राजा नगाक-ली नुआन खड़े हुए और उनके पीछे पीछे अंदर आए तथा पूछा, क्या मैं देख सकता हूँ? बेशक साहब, ट्रुओंग हंग आन्हे ने जल्दी और सम्मानपूर्वक पेंटिंग पेश की। यह देखकर कि राजा नगाक-ली नुआन इतने चिंतित थे, अन्य लोग भी चारों ओर इकट्ठा हुए और उस पर स्याही के 3 पैच की जांच की। उन्होंने केवल स्याही के 3 पैच देखे जो अलग-अलग आकार के थे, धुंधले थे और किसी लेआउट का पालन नहीं कर रहे थे। होआंग तुहा ने काफी देर तक इधर-उधर देखा लेकिन फिर भी वह इसका पता नहीं लगा सका। लेकिन जब राजा नगाक-ली नुआन ने पेंटिंग को पलटा, तो उन्हें काली स्याही में डूबा हुआ एक गहरा लाल धब्बा दिखाई दिया, इसलिए वह उसे करीब से देखने के लिए झुकीं। दुर्भाग्य से बहुत देर तक देखने पर केवल एक सुई जैसा लाल बिंदु ही दिखाई दिया, बाकी सब काले धब्बे थे। अचानक राजा झाओ ने ताली बजाई और चिल्लाया, इस राजा ने इसे देखा। चू तुतान ने जल्दी से पूछा, राजकुमार चियो ने क्या देखा? यहाँ 3 लोग हैं। राजा झाओ ने स्याही के 3 टुकड़ों की ओर इशारा किया और उत्साह से विश्लेषण किया। देखो, दाएं से बाएं। पहले एक व्यक्ति जमीन पर तड़प रहा है और संघर्ष कर रहा है, उसके बगल में धुंधली रेखाएं धधकती लपटें हैं। संक्षेप में, यह किसी व्यक्ति को आग से जलाए जाने का चित्र है। उसकी यह बात सुनकर सभी की नजरें उस स्याही के धब्बे पर पड़ी और धीरे धीरे उन्हें वह दिखाई देने लगा। चू तुतान ने स्याही के दाग के ऊपर की लंबी टेढ़ी मेढ़ी रेखा की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह टेढ़ी मेढ़ी चीज क्या है? यह धुआं है। राजा झाओ ने झिझकते हुए आधे रास्ते में कहा, फिर अचानक उसे याद आया, इसलिए उसने चू तुतान के कंधे पर थपथपाया, यह बिजली है, गड़गड़ाहट है, इस आदमी पर बिजली गिरी है। होआंग तुहा की आंखों के सामने अचानक तिएन फुक पैगोडा का दृश्य उभर आया। वेई यमान बिजली की चपेट में आ गया, आग में तड़प रहा था और अंत में जलकर मर गया। चू तुतान ने भी सोचा, ओह, अब मुझे याद आया, क्या राजकुमारी के महल का वह वेई यमान उस दिन बिजली की चपेट में आकर जलकर नहीं मर गया था? अप्रत्याशित रूप से यह बिल्कुल चित्र जैसा दिखता है। क्या संयोग है? राजा झाओ ने कहा। ट्रुओंग हंग आन्हे ने भी बीच में बोलते हुए कहा, लेकिन यह पेंटिंग मेरे घर में 10 साल से है और दिवंगत सम्राट को गुजरे हुए ठीक 10 साल हो चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका इससे कोई लेना देना है। यह सही है, उस हिजड़े का, जो कुछ दिन पहले ही मरा है, 10 साल पुरानी पेंटिंग से क्या संबंध है? यह केवल संयोग है, राजा झाओ ने इत्मीनान से टिप्पणी की। सभी ने सहमति जताई और तुरंत वेई शी मिन को बातचीत से बाहर कर दिया। झू ज़िकिन की कल्पना वास्तव में विशाल थी। राजा झाओ से प्रेरित होने के बाद उसने जल्दी से बीच में स्याही के पैच की ओर इशारा किया और शेखी बघारी, अगर आप ऐसा कहते हैं, तो मैं भी इसे देख सकता हूँ। दूसरी तस्वीर में भी एक व्यक्ति है, आप देखिए, ये लंबी लाइनें एक पिंजरे की तरह दिखती हैं, जिसमें एक व्यक्ति को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया है, संभवतः एक कैदी। इसके चारों ओर स्याही के धब्बे, जो खून के धब्बे जैसे दिखते हैं, संभवतः यह संकेत देते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु पिंजरे में हुई थी।
सभी ने सहमति में सिर हिलाया, फिर अपनी नजरें तीसरी तस्वीर पर घुमा ली। इस तस्वीर में स्याही के 2 दाग हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाला किसी इंसान जैसा नहीं दिखता। हर कोई ध्यान से देख रहा था जब त्रुओंग हंग आन्हे ने अपना मुंह खोला और चिल्लाया, आप इसे देखो, राजा नगाक ली नुआन ने पूछा। उसने बार बार सिर हिलाया, फिर घबराकर जवाब दिया, यह छोटा सा बच्चा इसे ऐसे देखता है जैसे एक बड़ा पक्षी किसी पर चोंच मारने के लिए झपट्टा मार रहा हो और नीचे वाला व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ दिखाई दे रहा हो। काली स्याही के बीच में एक लाल धब्बा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एक छोटे से घाव जैसा। उम्मा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। राजा चियू ने सहमति में सिर हिलाया। मैं समझ गया। तो यह पेंटिंग इसी बारे में है? राजा नगाक ली नुआन ने सोच समझकर बड़बड़ाया। होआंग तुहा ने भौहें सिकोड़कर आश्चर्य से पूछा, लेकिन यह नौकर अभी भी नहीं समझ पाया है, दिवंगत सम्राट ने यह चित्र क्यों बनाया? आखिर इन 3 चित्रों का क्या मतलब है? निःसंदेह इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता। राजा नगाक ली नुआन ने पेंटिंग को लपेटा और त्रुओंग हांग आन्हे को लौटाते हुए कहा, भले ही यह दिवंगत सम्राट का शाही लेखन हो या नहीं, यह आपके पिता के लिए अभी भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे सावधानी से रखना बेहतर है। हाँ, त्रुओंग हंग आन्हे ने चित्रों की उस सूची को गले से लगाया और उसे बक्से में रख दिया तथा उसे ऊपर ले जाकर उसके पुराने स्थान पर वापस रखने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वह पलटा, वह अचानक एडी को ऊपरी मंजिल पर सीढ़ियों के शीर्ष पर अनुपस्थित चित्त खड़ा देखकर दंग रह गया। इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसकी अभिव्यक्ति न केवल आश्चर्यचकित और दर्दनाक थी, बल्कि खुशी से विकृत भी थी, बहुत डरावनी लग रही थी। उस दृश्य का सामना करते हुए त्रुओंग हैंग न केवल वहीं खड़ा रह सकता था, उसकी अभिव्यक्ति से भयभीत और भयभीत दोनों ही कि वह अपना पैर खो देगी और नीचे गिर जाएगी। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद वह जल्दी से ऊपर चला गया, सीढ़ियों की पहली सीढ़ी को रोक दिया और पूछा, एडी, आपको क्या हुआ है? एडी की सुस्त आंखें त्रुओंग हांग आन्हे पर रुक गईं, लेकिन उसका मन अभी भी कहीं और भटक रहा था। जब उसने उसका चेहरा साफ देखा तो उसके हाव भाव धीरे धीरे ढीले पड़ गए। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और गला रुंध गया। मैंने आप लोगों को बात करते हुए सुना, पेंटिंग में मृत्यु के निकट वाले दृश्य के बारे में बात करते हुए, और फिर मुझे वह व्यक्ति याद आया जो उस दिन तिएन फुक पैगोडा में जलकर मर गया था, जिसे हमने देखा था, और अचानक मैं इतनी डर गई कि मैं स्तब्ध रह गई। ओह, कोई बात नहीं, हम तो बस कल्पना करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग तो बस यूं ही कह देते हैं, उसने उसे दिलासा दिया। एडिच ने सिर हिलाया, धीरे से उसके कंधों को गले लगाया और बैठ गई, धीरे से बुदबुदाते हुए, जब वे चले जाएंगे मुझे नीचे जाकर अपने चाचा के लिए दवा बनानी है। अपनी दवा मेरे पास छोड़ दो। यदि आप अजनबियों से डरते हैं तो ऊपर ही रहें। ऐसा कहकर त्रुओंग हैंग एन ने बक्से को लॉक कैबिनेट में रख दिया। त्रुओंग हैंग एन के घर से निकलकर होआंग तुहा और चू तुतान अपने अपने रास्ते चले गए, इसलिए उन्होंने राजा त्रियू और राजा नगाक को अलविदा कहा। होआंग तुहा ने देखा कि ली नुआन की अभिव्यक्ति बहुत अजीब थी। छोटा राजकुमार, जो परी की तरह इधर उधर भटक रहा था, अब गुमसुम रहने लगा था। हालांकि वह अभी भी उन्हें अलविदा कहने के लिए मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थी, कुछ भी नहीं देख रही थी। उस पेंटिंग में ऐसा क्या अजीब था जिसने नगाक के राजा को इतना गुमसुम कर दिया? राजकुमार हा ने सोचा कि वह धीरे धीरे ना फाटसा पर सवार होकर रास्ते में छायादार टिड्डे के पेड़ों के पीछे पीछे चू तुतान के साथ लौट रहा था। यह मध्य गर्मियों का समय था।
टिड्डे के पेड़ों के नीचे बहुत ठंड थी। शाखाओं पर बैठे पक्षी कभी कभी चहचहाते थे। चूतू तान उसके साथ साथ चल रहा था। अचानक उसने ना फाटसा के सिर को थपथपाया। सुंग को, यह बहुत बेहतर है, अब और चिंता मत करो। खुला। राजकुमार हा ने उसकी ओर देखा। हालांकि हम फिलहाल शू नहीं जा सकते, लेकिन क्या राजकुमार क्वी अभी भी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे हैं? राजकुमारी डोंगचांग से निपटने के बाद शायद हम साथ में निकल सकें। राजकुमार हा ने आह भरते हुए कहा। युवा स्वामी, राजकुमारी वेईशी मिन की मृत्यु आज राजकुमार की दुर्घटना की तरह ही है, इसका कोई सुराग नहीं है। दामाद के मामले ने अभी भी कुछ निशान छोड़े हैं, लेकिन टिएन फुक पगोड़ा के मामले में थोड़े समय में यह जानना मुश्किल है कि यह किसी और के कारण हुआ था या नहीं। यह सच है, लेकिन सम्राट राजकुमारी डोंगचांग का पक्षधर है। राजकुमारी ने हमें जांच करने के लिए कहा है, इसलिए हमें जांच करनी होगी। या बस बेतरतीब ढंग से जांच करें। कुछ दिनों बाद हम एक सामान्य रिपोर्ट दे सकते हैं। राजकुमार हा ने अपने घोड़े की लगाम रोकी, एक क्षण सोचा, फिर बोले, हमें जल्दी जाकर देखना चाहिए। देखो क्या? टिएन फुक पगोड़ा पर जाए? क्या आपको किसी बात पर ध्यान देने की जरूरत है? अपनी बात खत्म करने के बाद उसने जल्दी से अपना घोड़ा घुमाया और सीधे टिएन फुक पैगोडा की ओर भागी। चूतू तान ने जल्दी से उसका पीछा किया। मेरा इंतजार करो, मैं भी जा रहा हूँ। टिएन फुक पैगोडा आज सुनसान है, कल की हलचल से बिल्कुल अलग। हालांकि गंदगी साफ हो चुकी थी, लेकिन रौंदा हुआ लॉन और टूटे हुए फूल अभी भी अव्यवस्था के स्पष्ट सबूत थे। हुआंग जीहे और जू जिकिन मुख्य द्वार से गुजरे और उन्होंने दो भिक्षुओं को कई खाली बोरियां लेकर रिलीज तालाब की ओर चलते देखा। चलते समय वे अपना सिर हिला रहे थे और आहें भर रहे थे। जू जिकिन ने तुरंत पूछा, क्या मैं दो महान गुरुओं से पूछ सकता हूँ कि रिलीज तालाब का क्या हुआ? ओह, यह बहुत दुखद है, बेहतर होगा कि इसका जिक्र न किया जाए। दोनों भिक्षुओं ने उत्तर दिया। पीछे पीछे आए दो लोग बिना कुछ सोचे समझे अवाक रह गए। झील की सतह, जो लगभग 200 कदम की परिधि में थी, मरी हुई मछलियों से भरी हुई थी। गर्मी थी और बहुत सारी मछलियां थीं, परत दर परत। मरी हुई मछलियों के पेट फूले हुए थे, मानो वे ऊपर की मछलियों को झील से बाहर धकेलना चाहती हों। मरी हुई मछलियों की बदबू सीधे उनकी ओर बढ़ रही थी, जिससे हुआंग जीहे और झू जी किन ने अपनी नाक को ढक लिया, दूर हो गए और लगभग उल्टी कर दी। दोनों भिक्षुओं ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ओह, क्या पुण्य है! पूरी राजधानी में लोग पुण्य करना चाहते हैं, लेकिन किसने सोचा होगा कि यह सारा पुण्य स्केलपेल में बदल जाएगा। हुआंग तुहा और चू तू तान छत के नीचे खड़े थे, अपनी नाक को ढककर। वे दोनों आदरणीय भिक्षुओं को अपनी नाक कपड़े से बंद करते हुए देख रहे थे, फिर फावड़े से मछलियों को बोरों में भर रहे थे। चू तू तान दूर से खड़े होकर पूछ रहे थे, आप मरी हुई मछलियों के इस ढेर से निपटने की क्या योजना बना रहे हैं? उसे शहर के बाहर ले जाकर दफना दो, साधु ने ऊंची आवाज में उत्तर दिया। तो मुझे बहुत गहराई से, बहुत मेहनत से खुदाई करनी होगी। दो भिक्षुओं ने मृत मछलियों से भरा एक थैला उठाया और चलते हुए कहा, अमिताभ बुद्ध, ये मछलियां बहुत जहरीली हैं। आज सुबह एक बिल्ली चुपके से एक पेड़ चुराकर ले गई। जैसे ही उसने उसे खाया, पेड़ गिर गया। मुझे डर है कि अगर इसे गहराई में नहीं दबाया गया तो यह परेशानी का कारण बन जाएगा। जहरीला? चू तू तान और हुआंग तू हा ने एक दूसरे को देखा, फिर मछली की तेज गंध को अनदेखा करते हुए उन्होंने अपनी आस्तीन से अपनी नाक को ढक लिया और नीचे देखने के लिए झील की ओर भागे। उन्होंने केवल सफेद पेट वाली और सड़ने लगी हुई मरी हुई मछलियों की एक श्रृंखला देखी, वास्तव में कोई सुराग नहीं था।
चूतुतान ने एक शाखा तोड़ी, एक मछली को कटार में चुभाया, उसे उठाया और कहा, मैं इसे परीक्षण के लिए वापस ले जाऊंगा। होआंग तुहा ने मृत मछलियों से भरी झील पर नजर डाली। सामान्यतः भले ही झील पूरी भरी हो, लेकिन सारी मछलियां एक रात में नहीं मर सकतीं। तो शायद उसे झर दिया गया था। चूतुतान ने आक्रोश से कहा, कौन इतना क्रूर है कि झील की सभी मछलियों को जहर देकर उन्हें मुक्त कर दे? राजकुमार हा गहरी सोच में डूबे हुए थे। चूतुतान ने निष्कर्ष निकाला, वह एक विकृत दुष्ट व्यक्ति होगा जो दूसरों को शांति से रहते हुए नहीं देखना चाहता। यहाँ कुछ देर खड़े रहने के बाद राजकुमार हा अब बदबू बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए वे मुड़े और मुख्य हॉल की ओर चल दिए। युवा स्वामी, मछली को दूर रखें, हम कल के दृश्य पर जाएंगे। दाई हंग पैलेस के सामने बड़े प्रांगण में जहां मास्टर लियू जेन व्याख्यान देते थे, वहां से मंच हटा दिया गया था, जिससे एक खाली जगह रह गई थी, जहां एक विशाल धूपबत्ती के बगल में केवल एक बड़ी मोमबत्ती खड़ी थी। दूसरी तरफ बची हुई बाती के बगल में 50 के दशक का एक आदमी फर्श से मोम खुरचने के लिए फावड़े का उपयोग करते हुए बैठा था। वह इतनी जोर से खुरच रहा था कि उसकी पीठ भीग गई थी। उसके पतले झुर्रियों वाले चेहरे से पसीना बह रहा था। दोपहर की धूप से जल रही नीली टाइलों पर टपक रहा था। पलक झपकते ही वाष्पित हो गया। हुआंग जीहे उसके पास गया और उसके बगल में बैठ गया। बूढ़े आदमी, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो और मोमबत्ती से मोम खुरच रहे हो? बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे किया और दाढ़ी बनाना जारी रखते हुए भारी स्वर में पूछा, तुम कौन हो? मैं कल की गड़बड़ी की जांच करने के लिए ग्रैंड काउंसिल के आदेश पर यहाँ हूँ। राजकुमार हा ने उत्तर दिया। तब बूढ़े व्यक्ति ने दुखी होकर उत्तर दिया, यह मोमबत्ती मैंने बनाई है। राजकुमार हा को अचानक समझ में आ गया। पता चला कि वह कारीगर था जिसने इन मोमबत्तियों को बनाया था, लू चीगुएन। ये मोमबत्तियां वह काम है जिन पर मुझे सबसे अधिक गर्व है। देखो, मेरे अलावा इस चांगान शहर में और कौन ऐसी उत्तम जोड़ी मोमबत्तियां बना सकता है? लू जियुआन ने अपना पसीना पोंछा, फिर बची हुई मोमबत्ती की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं चांगान में पैदा हुआ था और 6 साल की उम्र में मैंने अपने पिता से मोमबत्ती बनाना सीखना शुरू कर दिया था। लू परिवार का धूप बनाने का पेशा 4 पीढ़ियों से चला आ रहा है और अब मैं धूप बनाने की परंपरा खो चुका हूँ। मैं 57 साल का हूँ, बीमार और शक्तिहीन। मैंने सोचा था कि मोमबत्तियों का यह जोड़ा लू परिवार का आखिरी शानदार पल होगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि क्रूर स्वर्ग मेरे जीवन की सबसे उत्तम उपज को नष्ट कर देगा? राजकुमार हा ने तुरंत सांत्वना देते हुए कहा, आसमान से गरज और बिजली गिरती है, मानव शक्ति इसे रोक नहीं सकती, यह सिर्फ दुर्भाग्य है। हम बूढ़े व्यक्ति ने सांत्वना भरे शब्दों को नजरअंदाज किया, मुश्किल से खड़ा हुआ और मोमबत्ती के मोम का एक और टुकड़ा खुरचने लगा। चूतुतान ने अपने बगल में रखी टोकरी उठाई और पूछा, क्या यह मोमबत्ती का मोम अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है? लू चीगुएन ने मोम को खुरचकर टोकरी में डाल दिया और कहा, मैंने बुद्ध के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं एक और मोमबत्ती बनाऊंगा। अब मोम महंगा हो गया है, इसलिए मैं जितना हो सकेगा उतना इकट्ठा कर लूंगा और बाकी को भी इसमें मिला दूंगा। कितनी अफसोस की बात है, इतनी बड़ी मोमबत्ती फट गई और जल गई, ज्यादा कुछ नहीं बचा। चूतुतान ने आह भरते हुए कहा, क्या तुमने कल का दृश्य देखा था? वह यहाँ नहीं है। लू चीगुएन ध्यान से मोमबत्तियां खुरच रहा था। उसने ऊपर देखने की जहमत नहीं उठाई। इन मोमबत्तियों को समय पर पूरा करने के लिए मुझे लगातार 7 दिन और 7 रात काम करना पड़ा। जैसे ही वे यहाँ पहुंची, मैं बेहोश हो गया और मुझे वापस ले जाना पड़ा। ओह हाँ, मैंने कल रात इसके बारे में सुना। राजकुमार हा ने सिर हिलाया। यह कैसा भाग्य है।
किसने कहा कि स्वर्ग दुष्टों को दंड देना चाहता था, इसलिए उसने गड़गड़ाहट और बिजली भेजी। मोमबत्तियों की जोड़ी जिसमें बूढ़े आदमी ने अपना पूरा दिल लगाया था, वह भी गोलीबारी में फंस गई। बूढ़ा लू घृणा से सूंघ गया। चूतू तान ने सोच समझकर कहा, मैंने भी सुना है, हर कोई कहता है कि यह स्वर्ग से मिली सजा है। किस तरह का नपुंसक धन और महिमा पाने के लिए एक पुरुष के रूप में अपनी गरिमा को त्याग देगा? क्या ऐसा कुछ है जो वह करने की हिम्मत नहीं करेगा? इस दुनिया में सबसे क्रूर लोग वे हिजड़े हैं, जो न तो पुरुष हैं और न ही महिला। बूढ़े लू ने उपहास किया। हुआंगज़ीहे ने उस पर हिजड़े के कपड़े देखे, यह नहीं जानते हुए कि बूढ़ा लू वास्तव में हिजड़े के कपड़े नहीं पहचान पाया था या जानबूझकर गाली दे रहा था, इसलिए उसने मुस्कुराने की कोशिश की। झोउ जी किन ने तर्क दिया, बूढ़ा लू ऐसा नहीं कह सकता, अच्छे हिजड़े भी होते हैं। अच्छा व्यक्ति? अच्छे लोग इसे फेंक देते हैं। पुरुष ऐसा नहीं करते, बल्कि खुद को कुछ ऐसा बना लेते हैं जो न तो पुरुष है और न ही महिला। लू जियुआन ने घृणा से कहा, इस दुनिया में पुरुष स्वर्ग है। स्वर्ग नहीं बनना चाहते, नीच भाग्य चुनो। होआंग तुहा को समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस बूढ़े आदमी से क्या कहे। चूतू तान ने आश्चर्य से कहा, बूढ़े आदमी, अभी अभी तुमने कहा था कि हमारे परिवार की धूप बत्ती और दीपक की आग टूट गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं? अरे, उसकी बीवी तो बेकार है, वह बेटा पैदा नहीं कर सकी और ऊपर से जवानी में ही मर गई। एक बेटी छोड़ गई, जो उसके किसी काम की नहीं। उम्फ! बूढ़े आदमी ने थूक दिया। यह सुनकर होआंग तुहा खड़ा हो गया, अपने कपड़ों से धूल झाड़कर बोला, ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ कि झील में मछलियाँ साफ हो गई हैं या नहीं। महिलाओं को नीची नज़र से देखने वाले इस बूढ़े आदमी के बगल में रहने से बेहतर था कि वहां जाकर बदबू को सहा जाए। मरी हुई मछलियों के हर बैग को ले जाने के बाद बदबू जो इतनी घनी थी कि ऐसा लग रहा था कि वह फटने वाली है, कुछ हद तक कम हो गई थी। तभी होआंग तुहा और चू तुटैन ने राहत की सांस ली, अपनी नाक पकड़े हुए तालाब के तल पर चले गए जहां मछलियां छोड़ी गई थी, और दोनों भिक्षुओं से पूछा, दो महान गुरुओं, अब सब कुछ चला गया है न? 2 और बैग ले जाना कष्टदायक होगा। झील का पानी निकाल दिया गया था। 2 भिक्षु पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरे, बाल्टी और फावड़े से मरी हुई मछलियों को उठाते हुए शिकायत करते हुए, हम दोनों को इस झील की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया था। दूसरे दिन हमने सुना कि बहुत से अच्छे पुरुष और महिलाएं जानवरों को छोड़ेंगे। हम दोनों ने झील को खाली किया और उसे साफ किया। हमें पूरा दिन लग गया। हम इतने थक गए थे कि हम लगभग बेहोश हो गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि आज ऐसा होगा। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, चू तुतान ने सहानुभूति व्यक्त की। जब तक यह सब खत्म नहीं हो जाता और रिलीज तालाब साफ नहीं हो जाता, तब तक प्रतीक्षा करें, फिर आप दोनों आराम कर सकते हैं। राजकुमार हा को अचानक एक मंद प्रकाश दिखाई दिया। बदबू को नजरअंदाज करते हुए वह जीवों को बाहर निकालने के लिए झील में उतरी, चलकर उस चमकीले स्थान के पास बैठ गई और उसे ध्यान से देखा। वह एक लोहे का तार निकला जो चॉपस्टिक की नोक से भी पतला था, लगभग 2 मीटर लंबा, ऊपर का सिरा सीधा और नीचे का सिरा हुक के आकार में मुड़ा हुआ था। लोहे के तार का एक सिरा जंग खा रहा था, जबकि दूसरा सिरा जाली लग रहा था, जो हल्के हरे रंग से चमक रहा था। होआंग तुहा ने उसे उठाया और थोड़ी देर तक अपने हाथ में लेकर देखा। बस एक सामान्य लोहे का तार। चू तुतान उसके बगल में बैठ गया और निष्कर्ष निकाला। पास में मछली पकड़ रहे 2 भिक्षुओं ने कहा, हमने उस दिन झील को साफ किया था और यह चीज नहीं देखी थी। शायद कल अफरा तफरी में किसी ने इसे गिरा दिया, भिक्षु ने कहा।
चूतू तान ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन हुआंग तुहा लोहे के तार के साथ खड़ा हो गया। सबसे अजीब बात यह है कि इस लोहे के तार का उपयोग किस लिए किया जाता है? धर्म सभा क्यों लानी है? इसके कई कारण हैं, जैसे इसे किसी बहुत भारी चीज के चारों ओर लपेटना। यह डर की रस्सी इसे सहन नहीं कर पाएगी। तो वह चीज कहाँ है? चूतू तान ने बहुत सोचा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसे अपना बचाव करना पड़ा। शायद लोग इसका इस्तेमाल नमक के बोझ को बांधने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, जब नमक पानी में गिरता है तो वह पिघल जाता है और स्टील का तार बाहर गिर जाता है। नमक बेचने वाला अपनी बदकिस्मती के लिए सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा सकता है और पानी पर तैरते हुए बोझ को उठाकर चला जा सकता है। भीड़ भरी धर्म सभा में नमक कौन ले जाएगा? हुआंग तुहा को समझ में नहीं आया कि क्या करे, इसलिए उसने लोहे का तार उठाया और चूतू तान को सौंप दिया। कृपया इसे दाली मंदिर तक लाने में मेरी मदद करें। बस इतना कहें कि यह सबूत है। चूतू तान ने आश्चर्य से पूछा, क्या हिजड़ा वास्तव में इस मामले को बर्बाद करने का इरादा रखता है? इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? पहली नजर में तो यह सब एक आकस्मिक दुर्घटना जैसा लगता है। अपनी बात समाप्त करने के बाद हुआंग तुहा मुड़े और चले गए। चाहे अच्छा हो या बुरा, हम यह साबित करने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ लेंगे कि हम चीजों को ज्यादा नहीं कर रहे हैं। समझ में आता है। चूतू तान ने स्वीकृति में अंगूठा दिखाया। चूतू तान से विदा लेने के बाद हुआंग तुहा थकी हुई ना फात्सा को वापस क्वी वोंग हवेली ले गया। जैसे ही उसने दरवाजे पर पहरा दे रहे चाचा को देखा, उसने तुरंत पूछा, क्या राजकुमार अभी तक वापस नहीं आया है? यह जानकर कि लीथू बाग अभी तक वापस नहीं आया है, हुआंग तुहा को और भी अधिक चिंता हुई। गर्मी का मौसम था और मौसम गर्म था, इसलिए वह नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी लेने गई। ठंडे पानी में भीगने के बाद वह जल्द ही शांत हो गई। सोपबेरी की खुशबू ने उसके मन की सारी चिंताओं और थकान को दूर करने में भी मदद की। बकरी के समय शाही महल में हिजड़ों के क्वार्टर कागज के पन्ने की तरह शांत थे। नहाने के बाद वह अपने कमरे में अपने बाल सुखाते हुए बैठी थी और आज रात वोंग वान के साथ अपनी मुलाकात के बारे में सोच रही थी। मुर्गे का समय आ गया था, बस 1 या 2 घंटे बाकी थे। मूल रूप से लीथू बाग से चर्चा करने का इरादा था। अप्रत्याशित रूप से वह घर पर नहीं था, जिससे वह बेचैन महसूस कर रही थी। लेकिन जो आना ही है वह तो आएगा ही, उसे स्वीकार करना ही था। उसने मन ही मन खुद को चेतावनी दी, हुआंग तुहा, पहले तुम हर चीज के लिए खुद पर निर्भर रहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद तुम दूसरों पर निर्भर क्यों रहना चाहती हो? अपने बालों के सूखने का इंतजार करते हुए उसने हिजड़े के कपड़े पहन लिए, अपने बालों को अच्छी तरह से कंघी किया और हेयरपिन लगा लिया। कांसे के आईने में देखने पर उसे केवल एक युवा हिजड़ा दिखाई दिया, जिसकी त्वचा गोरी थी और आंखें काली थी जो लाह की तरह चमक रही थी। हालांकि वह हिजड़ों के बीच में थी, न तो पुरुष और न ही महिला, फिर भी वह अलग दिख रही थी। हुआंग तुहा ने पीला पाउडर निकाला और उसे अपने चेहरे पर रगड़ने का इरादा किया, लेकिन सोचने के बाद आखिरकार उसने अपना हाथ नीचे रख दिया। बात यहाँ तक पहुँच गई थी, इसे छिपाने से क्या फायदा? दराज खोली। खाली दराज में वह पंखा था जो वांग युन ने उसे उस दिन दिया था। उसने पंखा पकड़ा और सीधे दरवाजे की ओर बढ़ी, जहां उसे लू युनजोंग दौड़ता हुआ मिला, जो उत्साह से चिल्ला रहा था, चोंगू, जल्दी करो, आज रात के खाने में मछली है, तुम्हारा पसंदीदा व्यंजन। आंटी लो ने कहा कि उन्होंने आपके लिए एक बड़ा वाला आरक्षित कर रखा है। हुआंग तुहा ने अपना सिर हिलाया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, कोई जरूरत नहीं, यह तुम्हारे लिए है, मुझे बाहर जाना है। लू वान ट्रुंग ने आश्चर्य से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? राजकुमार का पीछा करो।
होआंग तुहा मुस्कुराया, कुछ कदम चला फिर पीछे मुड़ा, गंभीरता से उत्तर दिया, शाही परिवार के लिए, वोंग लांग जिया परिवार के लिए। आज रात शाही कमांडर ने मुझसे मुलाकात की है।